नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 3 लेयर सिक्योरिटी में रहने वाला नक्सली हिड़मा कैसे मारा गया। नक्सली मारवी हिड़मा और उसके बॉडीगार्ड बरसे देवा के आत्मसमर्पण के लिए 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आखिरी कोशिश की थी। डिप्टी सीएम रायपुर से करीब 550 किलोमीटर का सफर तय कर सुकमा जिले के उस गांव पहुंचे थे जहां हिड़मा और देवा की मां रहती थी। विजय शर्मा की सलाह पर दोनों की माओं ने एक वीडियो के जरिए आत्मसमर्पण की अपील भी की थी, लेकिन 3-4 दिन बाद छत्तीसगढ़ नक्सली ऑपरेशन की टीम को मुखबिरों से पता चला कि हिड़मा ने मां की गुहार नकार दी है। जाहिर था अगर हिड़मा सरेंडर नहीं करेगा तो उसका सबसे करीबी और बॉडीगार्ड देवा भी नहीं करेगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल एक सोर्स ने बताया, उसके बाद ये तय हो गया कि हिड़मा के आतंक को खत्म करने का एनकाउंटर ही एक रास्ता है। इन सब के 8 दिन बाद 18 नवंबर की सुबह मारवी हिड़मा को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मारे डुम्मिली जंगल में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया। उसकी पत्नी मडकम राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया। हिड़मा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसमें 2010 का दांतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमला और 2021 में सुकमा बीजापुर हमले में भी हिड़मा की भूमिका बताई जाती है। हिड़मा को सरेंडर के ऑफर देने से लेकर एनकाउंटर के बीच इन 8 दिनों में क्या हुआ, हिड़मा की लोकेशन फोर्स को कब और कैसे मिली, 3 लेयर सिक्योरिटी में रहने वाले इनामी नक्सली को कैसे मार गिराया गया, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल ऑफिशियल सोर्सेज से जब पूछा गया कि जिस हिड़मा की लोकेशन का इतने सालों से पता नहीं चल सका, उसके बारे में 8 दिन के अंदर कैसे पता लगा लिया गया। इस पर सोर्सेस ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हिड़मा की लोकेशन फोर्स को कभी पता ही नहीं लगी थी। कई बार हिड़मा की क्लियर कट लोकेशन फोर्स तक पहुंची, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस यूनिट हम लोगों से तेज थी और फोर्स के पहुंचने से पहले वो वहां से भाग निकलता था। इस बार फोर्स ज़्यादा सतर्क थी। लोकेशन मिलने पर फोर्स उसके भागने से पहले वहां पहुंच गई। हिड़मा की बदकिस्मती ये भी थी कि इस बार मूवमेंट के लिए उसने करीब के बॉर्डर की जगह दूर का बॉर्डर चुना। तेलंगाना की जगह उन्होंने आंध्र प्रदेश के जंगलों का रास्ता चुना। वहां भी आंध्र प्रदेश की एंटी नक्सल पुलिस यूनिट ग्रे हाउंड हिड़मा की तलाश में जुटी हुई थी। हिड़मा बस्तर का रहने वाला था। बस्तर के सुकमा जिले से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर लगते हैं। वो जब भी भागता था तो तेलंगाना का बॉर्डर पार कर राज्य बदलता था। तेलंगाना नजदीक है जबकि आंध्र प्रदेश दूर पड़ता है। इस बार हिड़मा ने आंध्र को चुना। शायद वो चकमा देना चाहता था। साथ में उसकी पत्नी, बॉडीगार्ड और दूसरे नक्सली भी थे। हालांकि इस बार इसकी भनक आंध्र प्रदेश की इंटेलिजेंस यूनिट को लग गई थी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रे हाउंड फोर्स ने सूचना मिलते ही हिड़मा को घेर लिया था, या हिड़मा के यहाँ आने की खबर उन्हें काफी पहले से मिल गई थी? इस पर सोर्सेस ने बताया कि हिड़मा के आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से स्टेट बदलने की सूचना एंटी नक्सल यूनिट को शायद 1 दिन पहले ही मिल गई थी। वो आंध्र प्रदेश के घने जंगल मारे डुम्मिली के करीब कहीं रात भर रुका भी था, इसलिए एंटी नक्सल यूनिट पहले से चौकन्नी हो गई थी। हिड़मा को हमेशा बच निकलने में माहिर माना जाता था। यह यूनिट को भी मालूम था कि उसे दबे पांव ही दबोचा जा सकता है। 18 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे एंटी नक्सल ग्रे हाउंड पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस ने डीप कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इसकी सूचना कुछ चुने हुए अधिकारियों और उन लोगों को थी जिन्हें यह ऑपरेशन अंजाम देना था। सुबह तक मुठभेड़ हुई जिसमें हिड़मा, उसकी पत्नी राजे रजक्का, बॉडीगार्ड देवा और 3 अन्य नक्सली मारे गए। हिड़मा आंध्र प्रदेश में किस जगह पर रुका था, इस बारे में यह बताया जा रहा है कि हिड़मा मारे डुम्मिली जंगल में कहीं रुका था। हालांकि अभी सटीक तौर पर लोकेशन का पता नहीं लग पाया है, लेकिन जंगल से ही सटे किसी गांव में उसने कुछ घंटे गुजारे थे। ये जंगल बहुत घना है
और 3 राज्यों जिसमें से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। वैसे वो इस गांव में भी नहीं रुकने वाला था, वो मूवमेंट शुरू कर चुका था। उसी दौरान उसे मार दिया गया। ग्रे हाउंड फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस की ये एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स यूनिट है। इनका गठन 1989 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की सरकार ने फोर्स का गठन किया था। इनका मकसद नक्सलियों से मुकाबला करना और वामपंथी उग्रवाद से निपटना था। आईपीएस अधिकारी KS व्यास ने ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें शुरू किया था। इनकी खासियत यह है कि यह जंगलवार और गुरिल्ला युद्ध में कुशल हैं। घुसपैठ और घात लगाकर हमले करने में ये काफ़ी ज़्यादा कुशल हैं। इसकी कामयाबी के बाद झारखंड जगुआर का गठन किया गया। यह नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए झारखंड पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स भी है। सोर्सेस ने आगे ये भी बताया कि अभी यह चर्चा नहीं हो रहा है कि हिड़मा के साथ ही एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, वो उसके बॉडीगार्ड देवा का मारा जाना है। हिड़मा और देवा दोनों एक ही गांव के थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने जब हिड़मा की मां से मुलाकात की थी तब उसी दिन वो देवा की मां से भी मिले थे। देवा हिड़मा का सबसे करीबी और भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। हिड़मा की तरह ही वो चौकन्ना और तेज था। सोचिए, हिड़मा जैसे तेज तरार नक्सली ने अगर किसी को अपना बॉडीगार्ड चुना होगा तो उसमें कुछ तो खूबी जरूर रही होगी। हिड़मा के 3 लेयर सिक्योरिटी के सबसे अंदर के घेरे में देवा रहता था। अगर 2 लेयर पार करने के बाद कोई हिड़मा तक पहुंच गया तो उसे पहले देवा से मुकाबला करना पड़ता था। वो हिड़मा का सबसे पुराना साथी भी था। हिड़मा के सुरक्षा घेरे में रह चुकी एक पूर्व नक्सली 3 लेयर के सिक्योरिटी घेरे के बारे में उन्होंने बताया कि इसे A, B और C नाम दिया गया था। जब भी हिड़मा तक किसी को पहुंचना होता था तो सबसे पहले उसे इन तीनों लेयर को पार करना पड़ता था। यहाँ तक कि कोई नक्सली भी हिड़मा से मिलना चाहता था तो उसे इन तीनों घेरों के बॉडीगार्ड्स का परमिशन लेना पड़ता था। पूर्व नक्सली ने यह भी बताया कि हिड़मा की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसका खाना बनाने के लिए भी एक खास टीम थी। जो वहां जाता था, रसोइया उसके साथ जाते थे। वो हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाता था। उन्होंने मां की गुहार पर भी सरेंडर क्यों नहीं किया। इसके जवाब में पूर्व नक्सली ने बताया कि वो बहुत कट्टर और स्वाभिमानी किस्म का था। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उन्हें संगठन में गद्दार कहते हैं। वो कहता था कि मर जाऊंगा लेकिन गद्दार नहीं बनूंगा। आप नहीं समझ सकते कि जिस संगठन में कोई इतनी मुश्किलें उठाकर रहा हो फिर उसे अपना अलग रास्ता चुनने पर गद्दार कहा जाए तो कितना बुरा लगता है। संगठन में एंट्री होने के बाद आप अपने फैसले लेने के लिए आजाद नहीं रह जाते। फैसला लिया तो संगठन आपका दुश्मन बन जाता है। हिड़मा को लेकर 1-2 दिन से कई इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे थे। आंध्र प्रदेश पुलिस के ADG इंटेलिजेंस महेश चंद्र लड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि छत्तीसगढ़ में लगातार दबाव के कारण नक्सलियों के टॉप लीडर्स आंध्र प्रदेश शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे और हम लगातार उन पर नजर रख रहे थे। पिछले 1-2 दिन से हमारे पास खास इंटेलिजेंस इनपुट भी था कि कुछ टॉप नक्सली आंध्र प्रदेश की सीमा में घुस रहे हैं और वे इस तरफ संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं इनपुट के आधार पर 18 नवंबर की सुबह 6 बजे मरेडमिल्ली गल में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हुआ। हिड़मा 16 की उम्र में ही नक्सली संगठन में शामिल हो गया था। उन्हें नक्सली संगठन में शामिल करने वाला बदरना 2000 में आत्मसमर्पण कर चुका है। फिलहाल जगदलपुर में वो रहता है। 1996 में बदरना ने ही हिड़मा को नक्सल संगठन में भर्ती किया था। बदरना उसके नक्सली संगठन में भर्ती होने और फिर सेंट्रल कमेटी तक पहुंचने की बातें विस्तार से उन्होंने बताई है। बदरना ने बताया था कि 16 साल की उम्र में उसके गांव पूर्ववर्ती में नक्सलियों की ग्राम राज्य कमेटी ने उसे चुना। भर्ती की प्रक्रिया मैंने ही पूरी की थी। बच्चों के लिए नक्सलियों में बालल संगम नाम से एक संगठन होता है। हिड़मा की शुरुआत उसी से हुई है। दुबली पतली कद काठी वाला हिड़मा बहुत तेज तरार था और चीजों को तेजी से सीखता था। उसकी इसी काबिलियत की वजह से उसे बच्चों की विंग यानी कि बालल संगम का अध्यक्ष बनाया गया। गोंड समाज से आने वाले हिड़मा की शादी नक्सली संगठन में आने से पहले ही हो चुकी थी। उसका असली नाम उन्हें ठीक से याद नहीं था, लेकिन हिड़मा नाम उसे संगठन ने ही दिया था। मारवी हिड़मा का जन्म 1981 में हुआ था, पूर्ववर्ती जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में, और उनकी मौत 18 नवंबर 2025 को एनकाउंटर में हो गई। वो CPI माओवादी का सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था और उनके ऊपर 1 करोड़ रुपये से भी अधिक का इनाम रखा गया था। 1996-97
1997 में माओवादी संगठन से वो जुड़ा। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और जवानों पर हमले करने की योजना बनाने में वो काफी ज्यादा माहिर था। उन्होंने 26 से भी ज्यादा बड़े नक्सली हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। 2007 में बस्तर के उड़पल मेट्टा में सीआरपीएफ के 24 जवानों की हत्या करने का उनके ऊपर आरोप है। 2010 में सुकमा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है। 2013 में झीरम घाटी हमले में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 2017 में सुकमा में सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या भी उन्होंने की थी। नक्सलियों का एक अपना एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल कमेटी होता है। यहाँ हिरमा ने पढ़ाई करने के साथ साथ गाना बजाना भी सीखा था। बदरना ने बताया था कि हिरमा जितनी अच्छी तरह एम्बुश लगाना सीख रहा था उतना ही अच्छा वो वाद्य यंत्र बजाने में भी था। उसकी आवाज़ में भी दम था। उसकी तेजी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो प्राथमिक उपचार की शिक्षा लेने में भी सबसे आगे था। ट्रेनिंग के बाद हिरमा की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में की गई थी। बदरना के मुताबिक 2010 में तड़मेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद उसे संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद झीरम घाटी के हमले की रणनीति भी हिरमा ने ही तैयार की थी। 2017 में सुकमा के बड़कापाल में सेंट्रल रिजर्व फोर्स पर भी हमले हुए थे और उसका भी मास्टरमाइंड उन्हें बताया जाता है। अपनी उम्र के किसी भी नक्सली से वो बहुत आगे थे। हालांकि जब हमले की रणनीति बनती है तो और भी बड़े बड़े कमांडर इससे जुड़ते हैं, लेकिन हाँ, हिरमा जिस हमले को लीड करता है उसकी रणनीति बनाने में वही आगे रहता था। पुलिस के मुताबिक हिरमा की पत्नी राजे ने भी नक्सलियों के संगठन में कई अहम भूमिका निभा चुकी है। 1994-95 में बाल संगठन सदस्य रही। उसके बाद 2002-03 में जगड़गुंड एरिया कमेटी मेंबर बनी। फिर किस्तारम एसीएम 2006-07 में, पलाचलमा एलओएस कमांडर 2008 में और उसे 2009 में बटालियन मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल की शिक्षिका बनाया गया था। बाद में बीएनपीसी बटालियन पार्टी कमेटी मेंबर के तौर पर एक्टिव रही। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिरमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मेडरमिल्ली के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी ऑपरेशन में हिरमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार दिया गया और इस तरह से एक खतरनाक नक्सली जिनके ऊपर 1 करोड़ से भी अधिक का इनाम था, उन्हें मारकर ढेर कर दिया गया। तो साथियों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप सभी लोगों को हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।